PS06 जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का PS06 नामक पेपर है ये। इस पेपर के टोटल 3 वीडियो आएंगे। ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम अवधारणाएं समझने की कोशिश करेंगे। अवधारणाओं से भी आपके डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए जो अवधारणा है वो, जैसे ये सवाल पूछ लिया मॉर्गनथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत क्या है, रियलिस्ट थ्योरी क्या है, तो हमें इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। 3 तरह के देश होते हैं दुनिया में, पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश और तीसरी दुनिया के देश। तो कंसेप्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरी विश्व युद्ध की अवधारणा, ठीक है, तीसरे विश्व युद्ध की अवधारणा आपके यहाँ पूछी है। इसके अलावा प्रथम दुनिया के देशों के बारे में, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया के देशों के बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इन तीनों के मध्य अंतर भी पूछ लिया जाता है। देखिए, पूरी दुनिया के देशों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है उत्तर यानी नॉर्थ कंट्रीज़, ठीक है, नॉर्थ कंट्रीज़ क्या होती हैं और साउथ कंट्रीज़ क्या होती हैं, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और नॉर्थ कंट्रीज़ और साउथ कंट्रीज़ के बीच में संवाद क्या है यानी बातचीत क्या है। संवाद का मतलब है बातचीत, संबंध, और दोनों देशों को यानी उत्तर के देश और दक्षिण के देशों को दोनों को एक ही मंच पर लेकर आना और बातचीत शुरू करना, ये उत्तर दक्षिण संवाद कहलाता है। लेकिन दोनों देशों के बीच में अंतर भी पता होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त अवधारणाओं में से भी सवाल आ जाता है, जैसे आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद क्या है, गुट निरपेक्षता क्या है, नॉन अलाइनमेंट क्या है और इसकी आवश्यकता क्या आज के ज़माने में भी है, किस ज़माने में इस नॉन अलाइनमेंट नामक जो अवधारणा है उसका विकास हुआ था और क्या आज के ज़माने में इसकी आवश्यकता है या नहीं है, इससे सवाल आता है आपके। ये देखिए, एक ध्रुवीय विश्व क्या होता है, द्विध्रुवीय विश्व क्या होता है, बहुध्रुवीय विश्व क्या होता है, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। यूनिपोलर, बाइपोलर और बहुपोलर। द शक्ति संतुलन का सिद्धांत क्या है, बैलेंस ऑफ पावर क्या है, ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। शीत युद्ध आपको समझना होगा। ये सारी चीज़ें हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। देखिए, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तो उस समय ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए आप वीडियो पे बने रहिए। इसके आपको 3 वीडियो मिलेंगे टोटल PS06 के। ये फर्स्ट वीडियो है। देखिए, ये उस ज़माने की बात है जब दूसरा विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था। 1939 से लेकर 1945 के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो दुनिया है वो 2 हिस्सों में बंटी हुई नज़र आ रही थी। एक तरफ तो संयुक्त राज्य अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत संघ था, ठीक है। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के बीच में विचारधारा की जो लड़ाई थी वो शुरू हो चुकी थी। यानी ये दोनों देश एक दूसरे से जंग के मैदान में टकराव नहीं कर रहे थे, बल्कि ये अप्रत्यक्ष रूप से टकराव कर रहे थे। अप्रत्यक्ष रूप से टकराव का मतलब ऐसे समझिए आप, जैसे मान लो आपके और आपके पड़ोसी के बीच में लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई होने के बाद में आप अपने पड़ोसी से रोड पर आकर, यानी आपके हाथ में भी हथियार है और आपके उसके पड़ोसी के हाथ में भी हथियार है। अब आप दोनों रोड पे हथियारों से लड़ाई नहीं कर रहे, यानी आपकी लड़ाई दिख नहीं रही, जबकि आप लड़ाई जो है आपकी वो कैसी चल रही है, अप्रत्यक्ष लड़ाई चल रही है। अप्रत्यक्ष लड़ाई ऐसे चल रही है जैसे ये आपका पड़ोसी है, आपके पड़ोसी के बेटे का विवाह कहीं तय हो जाता है। अब आप क्या करते हो, जहाँ इसके बेटे का विवाह तय हुआ है वहाँ जाकर उससे बोलते हो कि इसका जो बेटा है वो शराब पीता है, दारू पीता है ना, और जो पर स्त्री गमन है, यानी कई तरीके के इसके ऐसे शौक है, आपकी बच्ची जो है परेशान रहेगी, इसकी बच्चे के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा है, इसलिए आप अपनी बेटी का विवाह इस घर में मत करिए। तो क्या होता है, मतलब इस आपके पड़ोसी के बेटे का जो विवाह तय हुआ था वो टूट जाता है, ठीक है। और आपके पड़ोसी को पता रहता है कि ये जो विवाह तोड़वाया है वो आपने तोड़वाया है, लेकिन वो आपसे कुछ नहीं कहता और अच्छे समय का इंतज़ार करता है। अब क्या होता है कि आप भी अपनी बेटी का विवाह तय करने के लिए, एक उदाहरण दे रहे हैं अपन, आप अपनी बेटी का विवाह तय करके आ जाते हो, घर में बैठ जाते हो। अब जहाँ आपकी बेटी का विवाह तय होता है, इनको पता चलता है आपके पड़ोसी को, अब ये चले जाते हैं वहाँ पर।
अब जाने के बाद में ये आपको जो आपकी बेटी का जब विवाह तय हुआ है वहाँ पर जाकर ये क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई वो जो व्यक्ति है वो शराब पीता है, दारू पीता है और उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, वो आपकी अपनी बेटी को जो है, आप उसकी बेटी जब घर में लाओगे तो आप परेशान रहोगे, वो बहुत बेकार आदमी है, आपको जेल की हवा खिला देगा। हमसे उसकी लड़ाई चल रही है काफ़ी समय से, तो आपके घर में जो कन्या है उसका विवाह यहाँ से टूट जाएगा। तो ऐसी राजनीति विश्व स्तर पर देखी गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। दरअसल होता क्या था कि एक तरफ तो संयुक्त राज्य अमेरिका था और एक तरफ सोवियत संघ था। अब संयुक्त राज्य अमेरिका अगर कहीं से कोई सिस्टम तय करता था या अपनी चीज़ें कोई बेचता था या अपने पक्ष में किसी देश को लेता था, तो सोवियत संघ वहाँ चला जाता था और उसको धमकाता था कि नहीं तुम हमारे पक्ष में बने रहो, उस देश से बोलता था। जैसे मान लो कि पाकिस्तान ने संयुक्त राज्य अमेरिका से जहाज़ खरीदे, ठीक है, तो सोवियत संघ पाकिस्तान से जाके बोलता नहीं आपको अमेरिका से जहाज़ नहीं खरीदने, आपको जहाज़ हम बेचेंगे। अब बेचारा पाकिस्तान मुसीबत में फंस गया। अगर अमेरिका से मना करता है तो अमेरिका से दुश्मनी, सोवियत संघ से मना करता है तो सोवियत संघ से दुश्मनी। ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। लेकिन उस समय पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था। पाकिस्तान के अलावा कोई और देश समझ सकते हो आप इसको, जैसे आप इसको कोई और देश समझ लो, पोलैंड समझ लो, ठीक है। तो पूरा विश्व क्या है, दो खेमों में बटा हुआ नज़र आ रहा था, ठीक है। सब जो हैं लोग अपने अपने खेमे में जुड़ते जा रहे थे। जैसे सोवियत संघ के साथ रूस जुड़ चुका था, चीन जुड़ चुका था, रूस तो इसी में था, चीन जुड़ चुका था, उत्तर कोरिया जुड़ चुका था और कई पश्चिमी यूरोप के देश इससे के साथ जुड़ चुके थे, अमेरिका के साथ कई जो दक्षिणी देश थे। तो ऐसे समय में भारत ने सोचा कि अब क्या किया जाए भाई, अपन अब तो अभी नए नए आज़ाद हुए हैं और अपन आज़ाद हुए तो अब क्या करें। तो ऐसी स्थिति में भारत ने एक विचार रखा और कुछ देशों को साथ लिया भारत ने, जिसमें यूगोस्लाविया था, ठीक है, इसके अलावा मिस्र था, घाना जो दक्षिणी अफ्रीका का जो देश है घाना, वो शामिल था। तो भारत ने इनसे कहा कि हमको ना तो इस गुट में शामिल होना चाहिए अमेरिका वाले गुट में, और ना ही हमें सोवियत संघ वाले गुट में शामिल होना चाहिए, हमें अलग ही रहना चाहिए और अपनी जो विदेश नीति है उसमें अपन को गुट निरपेक्षता का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी गुट में शामिल नहीं होने वाला जो आंदोलन चला था उसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। यानी गुट निरपेक्ष यानी किसी भी गुट के साथ नहीं चलने वाला जो आंदोलन है उसको गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। दुनिया के देश मुख्य तौर पर दो हिस्सों में बट गए थे, कुछ ने अमेरिका का साथ दिया, कुछ ने सोवियत रूस का। इस काल को शीत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये था कि कोई युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा गया, लेकिन वैचारिक तौर पर ये दोनों शक्तियाँ एक दूसरे के विरोधी बन गई, जिससे दुनिया दो गुटों में या दो खेमों में, दो पार्टियों में नज़र आने लगी। ऐसे समय में जो नए नए जो देश बने थे, जिनको नई नई आज़ादी मिली थी और नए नए जिन्होंने अपने अपने लोकतंत्र स्थापित किए थे या प्रजातंत्र स्थापित किए थे, उन देशों ने इन दोनों ही गुटों में शामिल होने से इनकार कर दिया और इन दोनों ही गुटों से दूरी बनाना शुरू कर दी। इसी दूरी बनाने का जो सिद्धांत चला था उसको गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। इसकी शुरुआत एशियाई सम्मेलन से हुई थी जो नई दिल्ली में 1947 में आयोजित हुआ था। इसमें अफ्रीका जो देश है उनके साथ भारत का सम्मेलन हुआ था और अफ्रीका के साथ हमने भाईचारा बनाने की कोशिश की थी। इसके बाद में बांडुंग शिखर सम्मेलन हुआ था 1955 में। बांडुंग शिखर सम्मेलन आपके पूछा जाता है परीक्षा में ज़्यादातर। गुट निरपेक्ष आंदोलनों का जो पहला सम्मेलन है वो 1961 में हुआ था बेलग्रेड में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति सुकर्नो ने भाग लिया था और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने भी इसमें भाग लिया था और घाना के राष्ट्रपति नक्रुमा ने भी इसमें भाग लिया था, ठीक है। तो इनके नाम याद रखने आपको किन किन नेताओं ने भाग लिया था और ये कहाँ हुआ था और कब हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या विशेषताएं हैं, है ना, और गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो कहाँ तक सफल रहा और गुट निरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, ये आपके सवाल आते हैं परीक्षा में।
जब आपके ये सवाल आएगा तो ये सारी जो बातें मैंने बताई है, ये सारी बातें आपको लिखनी है। आज के ज़माने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बिल्कुल बनी हुई है और हमारे सामने है। हमने देखा है कि जब अरब देशों में जब संघर्ष चल रहा था, सीरिया में जब संघर्ष चल रहा था, तो रूस सीरिया के साथ खड़ा था, लेकिन जो बाकी जो विश्व है अमेरिका के साथ, वो देश अप्रत्यक्ष तौर पर अरब कंट्रीज़ में जो है रूस का विरोध कर रहे थे। क्योंकि रूस ने क्या कर रहा था, रूस ने जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं, जो महिलाएं हैं, उनको भी नहीं बख्शा और उन्होंने असद जो है सीरिया का राष्ट्रपति, उसको हथियार दिए और असद ने काफ़ी खून खराबा किया वहाँ पर। इसी तरह अरब कंट्रीज़ में हमने देखा, इराक ईरान में लड़ाई हुई थी, उस समय भी विश्व दो खेमों में बटा नज़र आया था। और आज अगर हम देखें तो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई अभी भी जारी है और रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भी विश्व दो खेमों में बटा नज़र आ रहा है। यूक्रेन को मदद मिल रही है संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से, और रूस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया हुआ है कि रूस यूक्रेन को कोई भी मदद, कोई भी देश नहीं करे। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन जैसे जो देश हैं, वो देश खुलकर किसी भी राष्ट्र को समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। यानी आज भी गुटनिरपेक्षता जैसी चीज़ विश्व में देखी जा रही है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो वर्तमान में भी प्रासंगिक बना हुआ है और आने वाले समय में भी इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि विश्व की जो ताकतें हैं वो आज भी वो कार्य कर रही है। गुटनिरपेक्षता की विचारधारा का जन्म भले ही शीत युद्ध के साथ हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में इसके आयाम मानव के विकास, पर्यावरण, जैव विविधता, शिक्षा सहित लगभग सभी क्षेत्रों में बढ़ गए और समय के साथ इसका दायरा भी बढ़ गया। अरब देशों के संघर्ष में जब हमने देखा तो विश्व दो धुरी में बटा हुआ नजर आया। विकासशील देशों की पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक साथ आना सबका जरूरी है। परमाणु हथियारों से संबंधित संधियां और गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता बनी हुई है। चीन, अमेरिका, रूस और अमेरिका के आर्थिक युद्ध में गुटनिरपेक्षता काम कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में गुटनिरपेक्षता बहुत सहायक है। आतंकवाद से निपटने के लिए गुटनिरपेक्षता बनी हुई है। विकासशील देशों की समस्या और विकसित देशों की बेरुखी और शोषण को देखते हुए गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता बनी हुई है। देखिए, इसके दो चार उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको। रूस अमेरिका का आर्थिक युद्ध, इसमें जैसे भारत ने अभी AS-400 जो है मिसाइल सिस्टम खरीदा था। यानी AS-400 एक मिसाइल को तोड़ने वाला सिस्टम है। जैसे मान लो ये भारत की बॉर्डर है, अब पाकिस्तान से कोई मिसाइल भारत पर दागी जाती है तो ये जो AS-400 सिस्टम है ये इस मिसाइल को यहीं ख़त्म कर देगा पहचान कर। इसके अलावा चीन से अगर कोई मिसाइल आती है अपने भारत के ऊपर तो ये जो AS-400 सिस्टम है इस मिसाइल को हवा में ही ख़त्म कर देगा। अब भारत ने क्या हुआ, रूस से ये AS-400 सिस्टम खरीदा तो अमेरिका ने भारत का विरोध किया कि भाई आप रूस से AS-400 सिस्टम क्यों खरीद रहे हो, हमसे खरीदो, हमारे पास इससे भी अच्छा सिस्टम है। ठीक है, तो अमेरिका के पास इससे भी बढ़िया एक सिस्टम था। उस सिस्टम को खरीदने के लिए अमेरिका ने भारत के ऊपर जोर बनाया। भारत ने साफ साफ इनकार कर दिया अमेरिका से कि नहीं, हम इसको आपके खरीदने वाले नहीं हैं। तो अमेरिका ने कई तरह की पाबंदियां भारत के ऊपर लगा दी। अब देखिए, अब आपको इस उदाहरण से क्या समझ में आ रहा है, भारत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है और इसके पास इतना पावर है, इतनी ताकत होने के बावजूद अमेरिका और रूस भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम किस देश से क्या खरीदे ये हमारे ऊपर थोपने वाले रूस और अमेरिका कौन होते हैं। लेकिन आज भी क्या है, रूस और अमेरिका दो ध्रुवों में बटे हुए नज़र आते हैं। ठीक है, और इस देशों की जो दूसरे देशों की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। ये तो भारत की बात हो गई। अगर भारत के अलावा कोई छोटा सा देश है, मान लो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इन देशों की क्या हालत होती होगी जब इनको कोई चीज़ खरीदनी हो विदेशों से। मान लो श्रीलंका को कोई युद्धपोत खरीदना है, ठीक है, तो वो युद्धपोत रूस से खरीदे या अमेरिका से या चीन से खरीदे। ये देश इसकी पॉलिटिकल सिस्टम है या इसकी जो विदेश नीति है उसको प्रभावित करने लगे हैं।
करते हैं, दबाव बनाते हैं इसके ऊपर। श्रीलंका को कर्जा दे देते हैं, कर्जा देने के बाद उससे बोलते हैं कि भाई तू हमसे खरीद, हमने तेरे को कर्जा दे रखा है। तो ये एक सिस्टम है जो विश्व में नज़र नहीं आता, लेकिन ये सिस्टम है। आज भी एक तरीके की गुलामी है जिसको आर्थिक गुलामी कहते हैं, जो कई देशों में नज़र आती है। खासकर अफ्रीका के देशों में तो ये चीज़ नज़र आती ही है। अब अफ्रीका के कई देशों को कर्जा दे रखा है अमेरिका ने, और कई देशों को कर्जा दे रखा है रूस ने, है ना। तो ये जो है इनके जो आर्थिक सिस्टम है, यानी इनका जो विदेश नीति है, उसको प्रभावित करते हैं ये दोनों देश। तो गुटनिरपेक्षता अभी ख़त्म नहीं हुई है, गुटनिरपेक्षता की ज़रूरत है, और भारत जैसे देश को तो गुटनिरपेक्षता की ज़रूरत है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में है ना, अमेरिका की और रूस की लड़ाई स्पष्ट रूप से देखी जाती है। मतलब होता क्या है, जैसे मान लो कि भारत में कोई आतंकवादी है, अब भारत उस आतंकवादी को विश्व स्तर पर पहचान कर उस पर पाबंदी लगाना चाहता है। तो भारत क्या करता है, सुरक्षा परिषद में जाकर अमेरिका के साथ मिलकर उस आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आतंकवादी घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आता है। प्रस्ताव का मतलब बातचीत करके एक कागज़, इस तरीके से एक कागज़ होता है, उस कागज़ को संयुक्त राष्ट्र संघ में पास करवाना होता है, उसको प्रस्ताव कहते हैं। तो भारत अमेरिका के साथ मिलकर, ब्रिटेन के साथ मिलकर इस प्रस्ताव को पास कराने की कोशिश करता है। लेकिन मान लो ये आतंकवादी पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा नेता है, तो पाकिस्तान क्या करेगा, चीन के साथ मिलकर, रूस के साथ मिलकर ये जो प्रस्ताव है इसको खारिज करवा देगा, इसको खारिज करवाने की कोशिश करेगा। तो आतंकवाद को देखते हुए गुटनिरपेक्षता की आज भी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आज भी मतलब विश्व में दो गुट नज़र आते हैं साफ साफ, है ना। यानी शीत युद्ध हुआ नहीं है, लेकिन शीत युद्ध चल रहा है। अगर शीत युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जारी है भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच में कई सारे उदाहरण ऐसे हैं जैसे शीत युद्ध के जैसे नज़र आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे आपके और आपके पड़ोसी के बीच में लड़ाई हो रही है, वो आपकी बच्ची का विवाह तुड़वा देता है, आप उसके लड़के का विवाह तुड़वा देते हो। या आपका पड़ोसी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाता है कहीं बाहर, उस प्रॉपर्टी को आप जाकर खरीद लेते हो, है ना, तो उसके हाथ कुछ नहीं लगने देते। या आपके पड़ोसी ने कोई मर्डर कर दिया, तो आप पुलिस को सूचना दे देते हो कि इसने मर्डर किया हुआ है और यहाँ आकर आप इसको पकड़ लीजिए। यानी आप अपने पड़ोसी को कमज़ोर करने की कोशिश करते हो। तो इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका रूस को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, और रूस संयुक्त राज्य अमेरिका को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। यही जो है शीत युद्ध की विचारधारा है, यही गुटनिरपेक्षता में देखी जाती है। और कई सारे देश हैं जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पक्ष में बने हुए हैं। इसके अलावा पर्यावरण और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए भी गुटनिरपेक्षता जरूरी है। दरअसल क्या है, विश्व में होड़ लगी हुई है कि अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा जो है उपग्रह कौन छोड़ेगा। अमेरिका लगा हुआ है, इधर रूस लगा हुआ है, इधर चीन लगा हुआ है, जबकि इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, अंतरिक्ष के पर्यावरण को। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो नेता है वो कहते हैं कि भाई आपकी जो आवश्यकता है उतने ही उपग्रह आकाश में छोड़िए, इससे आकाश में पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है, जिससे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होती है, ठीक है। तो चीन और रूस और अमेरिका जैसे जो कई देश है वो CO2 का उत्पादन कर रहे हैं, जबकि भारत कम उत्पादन करता है CO2 का। लेकिन फिर भी भारत के ऊपर पर्यावरण से संबंधित कई ऐसी चीज़ें हैं जो थोप दी जाती हैं कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। ये आपके समझ में नहीं आएगा CO2 उत्सर्जन, इसको अपन एग्जाम्पल से समझेंगे बाद में। एक टॉपिक ये है आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ध्रुवीय आधारित व्याख्या। देखिए 3 तरह के ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव, 2 ध्रुव और बहुध्रुव। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब होता है जब पूरी दुनिया में एक देश पूरी दुनिया के देशों की विदेश नीति को प्रभावित करने लगे, तो उसको बोलते हैं अपन एक ध्रुवीय विश्व। ये स्थिति हमारे सामने सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था 1990-91 में, तब ये स्थिति हमारे सामने आई थी। तब संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी दुनिया की विदेश नीति को प्रभावित करने वाला और सबसे बड़ी ताकत बन चुका था, और उसके मुकाबले दुनिया में कोई भी ताकत
नज़र नहीं आ रही थी, तब ऐसा लग रहा था कि पूरा विश्व एक ध्रुवीय बन चुका है, यानी यूनिपोलर बन चुका है। तो ये विश्व की में स्थिति आई थी 1990-91 में, और इस ध्रुव में केंद्र कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब क्या हुआ, 1945 का विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में शीत युद्ध आ गया। शीत युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो है वो दोनों आमने सामने थे। अब 1990-91 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, ये टूट गया मतलब ये देश। तो संयुक्त राज्य अमेरिका पूरे विश्व में अकेला ताकत बनकर खड़ा था। इसको अपन एक ध्रुवीय विश्व कहते हैं। दो ध्रुवीय विश्व वाली जो स्थिति है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 के बाद विकसित हुई थी, जब एक तरफ सोवियत संघ था और दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका था। और ये शीत युद्ध का दौर भी था, दो ध्रुवीय विश्व, यानी 1945 से लेकर 1990 तक का जो समय था वो दो ध्रुवीय विश्व का समय था। उसमें एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ था। इसके अलावा बहुध्रुवीय विश्व की व्यवस्था आज हमारे सामने नज़र आ रही है। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब है दुनिया में कई सारी ताकतों का पैदा होना जो विश्व के देशों की विदेश नीति को प्रभावित करे। इसमें एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका नज़र आ रहा है, एक तरफ रूस नज़र आ रहा है, एक तरफ चीन नज़र आ रहा है, एक तरफ भारत नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आज कई सारे जो देश हैं वो ताकतवर बनकर उभर रहे हैं। ठीक है, भारत भी उनमें से एक हो चुका है और चीन उनमें से एक हो चुका है। और चीन का जो पक्ष है वो रूस की झुकाव की तरफ है और भारत का जो पक्ष है वो निर्गुट की तरफ है। लेकिन कभी कभी भारत रूस अमेरिका की तरफ झुकाव दर्शाता है। तो ये बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में कई सारे जो देश है वो अलग अलग जो है कई सारी ताकतें सामने नज़र आ रही है। इसमें जापान भी कर सकते हो आप शामिल, इसमें ब्रिटेन यानी जो लंदन है जो अमेरिका है ना, और इसमें फ्रांस भी शामिल कर सकते हो। ये सारे देश जो ताकतवर बन चुके हैं और बहुध्रुवीय विश्व की व्यवस्था आ चुकी है 10 दिन यानी 2008 के बाद में बहुध्रुवीय विश्व की स्थिति सामने आ चुकी है। 2008 में अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी थी। उसके बाद में बहुध्रुवीय विश्व की व्यवस्था हमारे सामने आ चुकी है। तो जब भी आपके सवाल आए एक ध्रुव, द्विध्रुव और बहुध्रुव, तो आप उसको ये एग्जाम्पल्स लिखने हैं, है ना। और बहुपोलर की ध्रुवीय व्यवस्था। इसके अलावा तीसरी दुनिया के देशों की अवधारणा और है। प्रथम दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश और तीसरी दुनिया के देश क्या होते हैं ये हमें पता होना ज़रूरी है। तो पहली दुनिया के देशों में उन देशों को शामिल किया जाता है जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है ना, और प्रजातांत्रिक है। यानी जो बाज़ार का जो सिस्टम है, जैसे आज अमेरिका का जो बाज़ार का सिस्टम है वो हो गया। इसके अलावा ब्रिटेन का, फ्रांस का, जापान का, इंग्लैंड का, है ना, इनका जो सिस्टम है वो पहली दुनिया के अंदर आता है। इसको ऐसे समझिए आप, जैसे मान लो ये अमेरिका है, अमेरिका का जो बाज़ार है, मार्केट है, वो पूरा निजीकरण हुआ है उसका। यानी निजीकरण का मतलब है सरकारी कंपनियां ख़त्म हो चुकी है वहाँ पर। ठीक है, और जो निजी कंपनियां हैं यानी जो वहाँ के जो नागरिक है अमेरिका के, उनकी कंपनियां मार्केट में स्थापित है और उन कंपनियों के जरिए पूरा जो अमेरिका का मार्केट है वो चल रहा है। इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ पर। जैसे अपने भारत में ना लोकतांत्रिक व्यवस्था, सरकार को लोगों के वोट के जरिए चुना जाता है, अमेरिका में तो पहली दुनिया के देशों में लगभग यही स्थिति है सब जगह। इसमें अमेरिका, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड ये सब शामिल है। दूसरी दुनिया के देशों में, ठीक है, दूसरी दुनिया के देशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है। ठीक है, वहाँ पर जो है जैसे चीन हो गया, सोवियत संघ हो गया, रूस हो गया, क्यूबा हो गया, है ना, ये सारे देश दूसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। यहाँ पर वोट के जरिए सरकार नहीं चुनी जाती, यानी यहाँ पर तानाशाही जो है वो पनपी हुई है। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। अब देखिए अमेरिका के बाज़ार में तो निजीकरण हो चुका, लेकिन जो यहाँ के बाज़ार है यानी चीन, क्यूबा और सोवियत संघ के जो बाज़ार है वहाँ पर सरकारों का दखल है काफ़ी ज़्यादा। जैसे सरकारी बैंकें हो गई, सरकारी कंपनियाँ हो गई, तो ये सरकारी कंपनियाँ बाज़ार में अपना प्रोडक्ट बनाती है और वो बेचती है। दूसरी दुनिया के ऐसे देश हो गए।
जस्ट इसका अपोजिट जो देश है वो दूसरी दुनिया का देश है। इसके बाद में आता है तीसरी दुनिया के देश। इसी से आपके सवाल बनता है परीक्षा में। तो तीसरी दुनिया के देशों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसमें वो सारे देश शामिल हैं जो पहली और दूसरी दुनिया में शामिल नहीं है। ठीक है, इस यानी जो तीसरी दुनिया के देश है वो विकासशील देश है, यानी ऐसे देश हैं जो अभी विकास कर रहे हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिसमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है, जैसे भारत, लेकिन उनका जो बाजार है वो मिला जुला बाजार है। जैसे भारत में कुछ कंपनियां निजीकरण में है, लेकिन कुछ कंपनियां सरकार की कंपनियां भी है। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे BSNL कंपनी है। BSNL कंपनी सरकार चलाती है, लेकिन आप देखोगे जियो कंपनी निजीकरण कंपनी है, यानी जो अंबानी परिवार है उसकी कंपनी है जियो, लेकिन BSNL भी मौजूद है। लेकिन अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं है। अमेरिका में BSNL जो सरकार की कंपनी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और अपने यहाँ भी सिस्टम ऐसा ही पनपता जा रहा है, उसको बोलते हैं निजीकरण। तो तीसरी दुनिया के देश गरीब देश हैं, है ना। यहाँ पर कहीं प्रजातंत्र पाया जाता है जैसे भारत, तो कहीं तानाशाही पाई जाती है जैसे सऊदी अरब में, या राजतंत्र पाया जाता है जैसे सऊदी अरब, नेपाल, भूटान, यानी वहाँ पर राजा ही मुखिया होता है। जैसे सऊदी अरब का मुखिया कौन है? राजा। और नेपाल में भी लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है, लेकिन कभी कभी क्या है, यहाँ पर आंदोलन होते रहते हैं। भूटान में भी राजतंत्र पाया जाता है। अब ये जो तीसरी दुनिया के देश हैं, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, अर्थव्यवस्था, वो भी काफ़ी असमंजस में है। कुछ में निजीकरण हो चुका है, कहीं पर निजीकरण नहीं है, कहीं सरकार का तानाशाही है, कहीं पर सेना का शासन है, जैसे पाकिस्तान में। इसके अलावा म्यांमार में, थाईलैंड में सेना बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। लीबिया में भी सेना ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा इन देशों में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। ठीक, इन देशों में भुखमरियाँ और क्या कहते हैं, कई तरह की बीमारियाँ और कई तरह के इन देशों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तीसरी दुनिया के देशों में गरीबी पाई जाती है। तीसरी दुनिया के देशों में जो है सरकारें वो अस्थिर होती हैं। उनकी सरकारों को कभी सेना पलट देती है, तो कभी वहाँ पर आंदोलन हो जाता है, जैसे ईरान और इराक की सरकारें। तो ये सारी बातें आप इसको तीसरी दुनिया के देशों में लिख सकते हो। अगला है उत्तर दक्षिण विमर्श। ठीक है, यानी उत्तर दक्षिण संवाद, यानी बातचीत। ये क्या है? तो पहले देखिए, पूरे विश्व को दो भागों में बांट लीजिए आप। नॉर्थ कंट्रीज़, ठीक है, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, और दूसरा बांट लीजिए आप साउथ कंट्रीज। साउथ का मतलब होता है दक्षिण। तो नॉर्थ कंट्रीज में वो कंट्रीज शामिल है जो विकसित हैं, जिनके बाजार विकसित हो चुके हैं, और जो अमीर कंट्रीज है वो, जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया को भी इसी में शामिल किया जाता है नॉर्थ में। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अगर आप नक्शे में देखोगे, ये मान लो विश्व का नक्शा है, तो ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ दक्षिण में दिखाई देगा, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया को नॉर्थ में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एक विकसित देश है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके अलावा जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया, ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं नॉर्थ कंट्रीज़ में। और साउथ कंट्रीज़ में शामिल किए जाते हैं वो कंट्रीज जो विकासशील कंट्रीज़ है। विकासशील का मतलब है जो अभी विकास कर रहे हैं, जिनमें विकास होना अभी बाकी है, जैसे भारत, चीन, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, और दक्षिणी अफ्रीका के देश जैसे घाना, ठीक है, सूडान, लीबिया। लेकिन जो दक्षिणी अफ्रीका है उसको नॉर्थ कंट्रीज में शामिल किया जाता है, क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका एक विकसित देश की श्रेणी में आता है। तो उत्तर के जो देश हैं वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश हैं, उनके पास अच्छी विकास दर मौजूद है, और अच्छा, वहाँ के जो नागरिक है वो अच्छा जीवन यापन करते हैं। उत्तर के देशों की सरकारें जो हैं वो काफ़ी स्थिर सरकारें हैं। हर 5 साल में, वहाँ 4 साल में जो भी है चुनाव होते हैं, और वहाँ प्रजातांत्रिक सरकारें भी हैं और तानाशाही सरकारें भी हैं, जैसे रूस में देख लो आप। उत्तर के देशों में औद्योगिकरण की दृष्टि से काफ़ी विकसित हो चुके हैं। उद्योग व्यवस्था जो है वह काफ़ी मजबूत है। और उत्तर के देशों में ऊर्जा जो है, यानी जो बिजली है उसका प्रयोग अधिक होता है, कोयले का प्रयोग अधिक होता है, और जो तेल होता है उसका प्रयोग भी अधिक होता है। और उत्तर के देशों में तेल जो है वो मुख्य ऊर्जा का आधार है।
इसके अलावा ये जो देश हैं वो राजनीति में हावी होते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह में इन देशों की काफ़ी चलती है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड या कई तरह की जो संस्थाएं जैसे यूनेस्को वगैरह, उसमें ये जो नेट कंट्रीज है वो काफ़ी योगदान करते हैं, काफ़ी दान करते हैं, काफ़ी पैसा लगाते हैं। ठीक है, उत्तर के जो देश हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन विश्व की राजनीति में ये बहुत ज़बरदस्त प्रभाव जमाते हैं। जैसे अमेरिका का प्रभाव, सब इनका प्रभाव ज़बरदस्त है। जबकि साउथ कंट्रीज जो है नॉर्थ कंट्रीज के जस्ट विपरीत है। ठीक है, इसमें इन कंट्रीज़ में आर्थिक दृष्टि से जो विकास दर है वो कम पाई जाती है और संसाधन जो है इसमें कम है ना। ऊर्जा का उपयोग यहाँ पर कम होता है, औद्योगिकरण यहाँ पर ज़्यादा हुआ नहीं है। ठीक है, और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर यानी कृषि पर आधारित है, जबकि नॉर्थ की किस पे थी, उद्योगों पर। तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। और दुनिया की मतलब जो विश्व संस्थाएं हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, सुरक्षा परिषद, इसके अलावा विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, इनमें साउथ कंट्रीज की कम चलती है। क्यों? क्योंकि ये इन संगठनों में कम पैसा लगाते हैं, इसलिए। तो ये सारे आपको एग्जाम्पल देकर लिखने हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको लिखनी है। अब जब कोई भी मुद्दा फंसता है तो नॉर्थ कंट्रीज़ और साउथ कंट्रीज़ दोनों को बीच में बैठकर जब बातचीत की जाती है तो उसको उत्तर दक्षिण संवाद कहते हैं। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है, CO2 का उत्सर्जन, इससे ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है और ग्रीन हाउस गैस के कारण क्या है, बर्फ़ जो है वो पिघल रही है और बर्फ़ पिघलने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। अब समुद्र का पानी बढ़ रहा है तो कई कंट्रीज समुद्र में डूबने की संभावना है, जैसे फिलीपींस वगैरह के कई द्वीप, अमेरिका के और दक्षिणी अफ्रीका के कई जो द्वीप हैं वो इसमें, मेडागास्कर वगैरह इसमें शामिल है। तो इस तरीके से CO2 के उत्सर्जन को कम करने की कोशिश की जाती है। अब इसके उत्सर्जन को कम करने के लिए नॉर्थ और दक्षिण का जो भी संवाद है वो किया जाता है। इसके अलावा जैसे अमेरिका भारत से संवाद कर रहा है तो नॉर्थ साउथ संवाद भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक नॉर्थ कंट्री हो जाता है, एक साउथ कंट्रीज हो जाता है। तो उत्तर दक्षिण संवाद बहुत ज़रूरी है। इससे दोनों देशों के जो मनमुटाव है यानी अमीरी और गरीबी का जो भेद है वो ख़त्म होता है। एक अवधारणा है आदर्शवाद और एक इसका जस्ट अपोजिट है यथार्थवाद। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची नहीं, ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। आदर्शवाद का मतलब है कि कुछ विचारक थे जैसे बेकर, रसल, टॉयनी, इन्होंने ये कहा कि दुनिया में पावर पॉलिटिक्स मौजूद ही नहीं है। ये दूसरे विश्व युद्ध से पहले की बात है, जब ये ऐसा सोचते थे तो ये बोलते थे कि दुनिया पहला युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध से पहले ऐसा सोचते थे, लेकिन बाद में जब दोनों युद्ध हो गए तो इस आदर्शवाद की धज्जियाँ उड़ गई। क्यों? क्योंकि दुनिया में हिंसा आ गई। जबकि आदर्शवाद को मानने वाले लोग कहते थे कि दुनिया में हिंसा नहीं का नाम मौजूद नहीं है और पावर पॉलिटिक्स जैसी कोई चीज़ ही मौजूद नहीं है। लेकिन बाद में इन्होंने देखा कि अमेरिका जो है एक ध्रुवीय व्यवस्था में बदल गया। फिर बाद में शीत युद्ध में इन्होंने देखा कि दुनिया दो ध्रुवों में बदल गई, तो पावर पॉलिटिक्स तो मौजूद है दुनिया में। तो आदर्शवाद क्या है? दुनिया का एक ऐसा हसीन सपना है जो कि इन विचारकों ने देखा था, बेकर ने और जर्मन ने और टॉयनी ने। तो इन्होंने एक ऐसा सपना देखा था कि पूरी जो दुनिया है वो आदर्शवाद पर चल रही है, लड़ाई झगड़ा कहीं भी मौजूद नहीं है, हिंसा का कहीं भी वजूद नहीं है और पावर पॉलिटिक्स जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं है। किसी भी देश के जो संबंध है वो उसकी विचारधारा से बनते हैं। तो सभी देशों को अपने अंदर जो प्रजातांत्रिक विचारधारा है, लोकतांत्रिक विचारधारा है, वो पनपने दी जाए। ठीक है, और एक दूसरे देशों का सम्मान किया जाए। ठीक है, ये इनकी, और नैतिकता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध तय हो। नैतिकता का मतलब होता है जैसे मान लो किसी देश को दबाना बेकार है और किसी देश की मदद करना अच्छी चीज़ है। तो ये नैतिकता की श्रेणी में आती है कई चीज़ें, जैसे चोरी करना बुरी चीज़ है और चोरी नहीं करना अच्छी चीज़ है। तो ये नैतिकता की श्रेणी में आती है। दो आदर्शवाद वाले लोग ये समझते थे कि नैतिकता के आधार पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध तय होने चाहिए। लेकिन यथार्थवादी जो लोग थे या यथार्थवादी जो विचारक थे वो इसका जस्ट अपोजिट समझते थे। वो कहते थे कि दुनिया में पावर पॉलिटिक्स मौजूद है और दुनिया के जो संबंध है वो
पावर पॉलिटिक्स तय होते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा जो वर्णन किया था वो मारगेनधाउ ने किया था, और ये आपके परीक्षा में भी आता है कि मारगेनधाउ का यथार्थवाद क्या है। ये देखिए, ये लिख रहा मारगेनधाउ का यथार्थवादी सिद्धांत। तो मारगेनधाउ ने बताया था कि भाई आप जो आशावादी जो लोग हो मतलब जो आप जो के जो सिद्धांत है वो बिल्कुल गलत है। यथार्थवादी लोगों ने या रियलिज्म लोगों ने ये कहा कि दुनिया में जो पॉलिटिक्स है वो पावर पॉलिटिक्स ही है। जिसके पास पावर है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। यही चीज़ आपको परिवार में भी दिखाई देगी। मान लो दो भाई है, ठीक है, एक भाई अमीर है और एक भाई गरीब है। ठीक है, तो अमीर भाई के जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा मजबूत होंगे लोगों से। ठीक है, और जो रिश्तेदार होंगे वो भी ज़्यादा अमीर भाई के ही कनेक्ट होंगे। और जब कोई भी परिवार में बात आएगी तो जो अमीर भाई है या जिसकी चलती है या जिसके पास पैसा है या पावर है या वो पढ़ा लिखा है, IAS RS में है, या कोई बड़ा नेता है, और एक भाई गरीब किसान है, तो ज़्यादा किसकी चलेगी? इसकी चलेगी। तो यही दुनिया में यही चीज़ देखी जाती है। और मारगेनधाउ ने भी इसी चीज़ को बताया कि जिसके पास पावर होगा वो ही इस दुनिया की पॉलिटिक्स को निर्धारित करेगा और उसी के अनुसार दुनिया के रिश्ते तय होंगे। तो मारगेनधाउ ने 6 सिद्धांत कहे थे इसके लिए। जैसे हम कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमारी जो राजनीति है वो तय होती है, देशों की राजनीति। यथार्थवाद कैसा है कि जो राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसका मुख्य तत्व दूसरा शक्ति है। और ये कहता है कि शक्ति जो है वो स्थायी तत्व नहीं है, शक्ति बदलती रहती है। कभी किसी देश के पास शक्ति चली जाती है, कभी दूसरे देश के पास शक्ति चली जाती है। जैसे दुनिया में हमने देखा है कि पहले शक्ति किसके पास थी? अमेरिका के पास, एक ध्रुवीय विश्व में। लेकिन बाद में 2008 के बाद में ये शक्ति कई चीज़ों में बट गई। भारत के पास, अमेरिका के पास, रूस के पास, चीन के पास, और इसी तरीके से ये शक्ति का बंटवारा होता जा रहा है। तो शक्ति जो है वो स्थायी तत्व नहीं है, ये बदलता रहता है। नैतिकता का जो महत्व है वो बोलता है कि नैतिकता से भी स्थिति होते हैं, लेकिन नैतिकता को ही आप आधार नहीं बना सकते विदेश नीति का, और नैतिकता भी बदलती रहती है। यथार्थवादी ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास शक्ति है तो आपके जो रिश्ते हैं राजनीति में वो स्वतंत्र होंगे। इसी तरीके से आप शक्ति प्राप्त कीजिए, स्वतंत्रता, स्वायत्तता ऑटोमेटिक आपके पास आती जाएगी। देखिए, मैंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन का सिद्धांत, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके बाद सेकंड वीडियो आएगा। टोटल 3 वीडियो आएंगे अपनी PS06 के, तो बने रहिए वीडियो में। धन्यवाद। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ सीखी, आदर्शवाद क्या है और यथार्थवाद क्या है, इसके बारे में सीखा हमने। इसके अलावा हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में सीखा, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुध्रुवीय व्यवस्था, एक ध्रुवीय व्यवस्था और 2 ध्रुवीय व्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में हमने समझा। पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश और तीसरी दुनिया के देश क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर है, हमने ये चीज़ सीखी। उत्तर और दक्षिण संवाद के बारे में हमने समझा, यानी उत्तर के देश क्या होते हैं और साउथ के देश क्या होते हैं और उनमें संवाद कैसे होता है, इस चीज़ को हमने समझा। इसके अलावा हमने अगले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन समझेंगे और मानव सुरक्षा समझेंगे। इसके अलावा आप जो है इस पर बने रहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह सारी चीज़ें समझेंगे। इसकी स्लाइड तैयार है। धन्यवाद दोस्तों।